तो आज के क्लास में कला एवं संस्कृति पढ़ेंगे बिहार के संदर्भ में। तो प्राचीन काल में बिहार कला एवं संस्कृति के विकास का प्रमुख केंद्र रहा है। ठीक है, पाषाणकालीन मानव संस्कृति के चिन्ह बिहार में आज भी आपको उपलब्ध देखने को मिलते हैं। पाषाण, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पाषाण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पेलियोथिक। स्टोन एज। हाँ, स्टोन एज। ठीक है, मौर्य काल में बिहार ने कला और संस्कृति के क्षेत्र में संपूर्ण उत्तरी भारत का को मार्गदर्शन प्रदान किया। पाल कला, पाल शासन कला में चित्रकला और मूर्तिकला के विकास ने समस्त पूर्वी भारत में एक नए शैली को जन्म दिया। क्योंकि पाल कला का जो मूर्ति जो वहां पे जो बनाई जाती थी ना, तो वो ढलाई करके बनाई जाती थी, सांचेनुमा मूर्ति होती, तो कांस्य की मूर्ति बनाई जाती थी। ठीक है, और इसके जो प्रमुख चित्रकार जो थे उनका नाम था धीमन और विठपाल। ठीक है, जो कि पिता और पुत्र थे, कहाँ के रहने वाले? नालंदा के रहने वाले थे। तो पूछा भी जाता है, तो पालकालीन प्रमुख चित्रकार का नाम बताइए, सॉरी मूर्तिकार का नाम बताइए। मिस्टेकली चित्रकार बोल दिया। तो धीमन और बिठपाल कहाँ के निवासी थे? धीमन और बिठपाल तो क्या बताएंगे? नालंदा। तो ये नालंदा के निवासी थे। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पाटलिपुत्र प्राचीन काल से बौद्धिक क्रियाकलापों का बड़ा केंद्र था। बिहार की संस्कृति समृद्ध एवं गौरवपूर्ण रही है, जिससे भारत की महान संस्कृति भी समृद्ध एवं उन्नतिशील हुई। भारतीय दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में सर्वोच्च कोटि के चिंतन की शुरुआत राजा जनक की सभा मंडली के द्वारा ही हुई थी। महावीर और गौतम बुद्ध जैसे धर्म प्रचारकों ने पूरे विश्व में मैत्री, प्रेम, सेवा, सहिष्णुता एवं अहिंसा के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया। क्योंकि कहीं ना कहीं से दोनों रिलीजन का जन्म कहाँ से होता है? बिहार से ही होता है। ठीक है, चाहे बौद्धिज्म हो या फिर जैनिज्म हो, तो बिहार इन दोनों रिलीजन का मतलब क्या रहा है? तो एक तरह से देखेंगे तो कर्म भूमि रहा है। ठीक है, अब देखेंगे बिहार के प्रमुख प्रतिष्ठित विद्वान। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो उपावर्षा मीमांसा एवं वेदांत के टिप्पणीकार हैं। ये टिप्पणीकार क्या होता था? टिप्पणीकार क्या होते थे? जैसे मान लीजिए कोई किताबें लिख दी जाती थी। ठीक है, जो किताबें लिख दी गई, जैसे अभी भी कुछ किताबें लिखी जाती, जस्ट लाइक अगर समझो कोई किताब है संस्कृत की, कोई अच्छी किताब है, तो सबको समझ तो नहीं आएगी, तो उसको संक्षेप में उस किताब के ऊपर टिप्पणीकार होते थे या फिर टीकाकार होते थे, दोनों होते थे। ठीक है, तो उस किताब के जो मूल बात है उसको संक्षेप में समझाई जाती थी। ठीक है, पिंगला की बात करें तो छंदे विच्छति के लेखक हैं। पतंजलि तो आप लोग जानते हैं योग दर्शन के प्रतिपादक है, महान दार्शनिक है। पाणिनि की बात करेंगे तो सबसे पहले व्याकरणाचार्य यही थे, प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य है। और किसके लेखक है पाणिनि? तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं। व्यास की बात करेंगे तो व्यास जो थे पाणिनि के गुरु थे। व्याधि की बात करेंगे तो ज्यामितीय सूत्र संग्रह है। चरक की बात करेंगे तो चरक ने किताब लिखी थी चरक संहिता, और ये चिकित्सा विद भी रहे। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना। बिहार के प्रमुख प्रतिष्ठित विद्वान है, सबका निवास स्थान जो था बिहार ही था। जैसे फिर से रिपीट करा, उपावर्षा मीमांस में वेदांत के क्या है? टिप्पणीकार हैं। पिंगला की बात करेंगे तो छंदे विचति के लेखक है। पतंजलि की बात करेंगे योग दर्शन के प्रतिपादक है। ठीक है, प्रसिद्ध दार्शनिक है। पाणिनि की बात करेंगे तो प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य है एवं अष्टाध्यायी के लेखक है। व्यास की बात करेंगे तो पाणिनि के गुरु हैं। व्याधि की बात करेंगे ज्यामितीय सूत्र संग्रह है। चरक की बात करेंगे तो चिकित्साविद है। अब हम लोग आते हैं स्थापत्य एवं मूर्ति कला। ठीक है, मतलब आर्किटेक्चर एंड द स्कल्पचर कहते हैं ना, आर्ट ऑफ स्कल्पचर, जिसको मूर्ति मूर्ति कला कहा जाता है। इसको ध्यान में आपको रखना है। तो सबसे पहले हम इस संदर्भ में पढ़ेंगे मौर्य काल। ठीक है, देखिए मौर्य काल और पाल काल के बीच में, जैसे मौर्य काल जब शुरू होता है तो एक तरह से माना जाता है भारत में, संपूर्ण भारत में आर्ट एंड कल्चर का विकास इसी काल से होता है। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन और मौर्य काल के बीच में बहुत बड़ा एक आपको गैप देखने को मिलेगा। ठीक है, बिफोर द सॉरी बिफोर मॉडर्न आर्ट और आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन देखेंगे तो बीच में एक बहुत सारा क्या है? बहुत बड़ा गैप है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से आप आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे तो डायरेक्ट उठकर आपको कहाँ पे आना पड़ेगा? तो मौर्यन के टाइम में ही आना पड़ेगा। ठीक है, तो बिहार में कला की प्रगति के स्पष्ट साक्ष्य मौर्य कला लगभग चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से उपलब्ध होने लगते हैं। ठीक है, बिहार की ही नहीं बात करो, लगभग भारत को ही मान के आप चलो। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में आर्ट एंड कल्चर था कि नहीं? बिल्कुल था। वहां से भी आप देखो बहुत सारे स्कल्पचर मिले हैं, बहुत सारे लिटरेचर मिले हैं, हालांकि उसको पढ़ा नहीं जा सका है। और उसके बाद आप देखोगे तो पूरा गायब रहता है। फिर जब मॉडर्न जब आते हैं तो उनके साथ क्या होता है? आर्ट एंड कल्चर का क्या होता है? यहाँ पे डेवलप होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। ऐतिहासिक पुरातात्विक साक्ष्यों की दृष्टि से मौर्य कला इतिहासकारों के लिए अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला माना जाता है। मौर्य काल में वास्तुकला
और मूर्ति कलात्मक विकसित अवस्था तक पहुंच गई थी। अशोक के स्तंभ, जिन पर जानवरों के जीवंत आकृति और पत्थरों पर नक्काशी का काम परिपक्व कला के रूप में प्रमाण है। दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की प्रतिमा इस कला की मूर्ति कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। ठीक है, यक्षिणी की प्रतिमा कहां से मिला है तो क्या बताएंगे? दीदारगंज से। ठीक है, दीदारगंज पटना से आपको यक्षिणी का प्रतिमा मिला है। ठीक है, इसको लोहानीपुर की बात करेंगे तो लोहानीपुर से क्या मिला है तो दो मूर्ति वहां से भी मिला है जो कि नग्न अवस्था में है। इससे ये बातें अनुमान लगाया जा सकता है कि मूर्ति मुख्यतः किनके होंगे तो जैन भिक्षु या फिर जैन साधु के होंगे, क्योंकि लोहानीपुर से प्राप्त, वो भी पटना में ही पड़ता है, जो मूर्तियां जो है से क्या है पूरी तरह नग्न अवस्था में है। ठीक है, और दीदारगंज से प्राप्त किसकी मूर्ति मिली है तो ये यक्षिणी की प्रतिमा जो मिली है। ठीक है, इसे अभी भी देखा जा सकता है। मौर्य काल में पत्थर पर पॉलिश करके उसे चिकना बनाया गया। पत्थर पर इस प्रकार की शीशे जैसी चमक दूसरे किसी काल में आपको देखने को नहीं मिलती है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अशोक द्वारा धम्म प्रचार, धम्म मतलब एक तरह से शांति की प्रचार करते थे वो। देश के विभिन्न भागों में लगभग 20 एकात्मक स्तंभ स्थापित किए गए। एकात्मक का मतलब क्या होता है? सिंगल स्टोन। ठीक है, क्या होता है? सिंगल स्टोन, मतलब ऐसा नहीं कि सिंगल स्टोन जो बड़ा सा जैसा पत्थर जो होता है उसी पे नक्काशी करके उस पर आकार दी जाती थी, तो इसको बोलते थे एकात्मक पत्थर। इसके शीर्ष भाग के कुछ अंश है घटा, जिसे भारतीय विद्वान अवांगमुखी कमल, जिसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड लोटस कहते हैं। इसके ऊपरी गोल अंड या चौकी अंकित है तथा कुछ चौकियों पे चार पशु, चार छोटे चक्र अंकित है। चौकी पर सिंह, अश्व, हाथी तथा बैल आसीन है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है जो चौकी जो है उस पे कौन कौन सा जीव जो है, ठीक है, आपको अंकित आपको देखने को मिलता है, तो ध्यान में रखेंगे सिंह है, अश्व है, हाथी है और बैल है। मौर्यकालीन स्थापत्य के नमूने पटना में पाटलिपुत्र के प्राचीन भग्नावशेष। भग्नावशेष का मतलब क्या होता है? अवशेष तो समझते ही ना, मतलब मान लीजिए कोई बड़ा भवन है, टूट फूट गया, अब उसकी फिर भी उसके कुछ अंश बचे हुए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? भग्नावशेष बोलते हैं। कहां से मिलता है आपको? तो पाटलिपुत्र से मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जिसमें 80 खंभों वाला सभाकक्ष और काष्ठ कला की अद्भुत कारीगरी से एक प्राचीर सुरक्षा के, ठीक है, अभ्युदय तरीके भी अपनाए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको मुख्यतः अगर मौर्य कला से संबंधित अगर आपको भग्नावशेष को अगर देखना है तो आप कहाँ पे चले जाओगे? पटना में चले जाएंगे। पटना में ही चंद्रगुप्त मौर्य का महल भी था। कहाँ पे था बताएंगे? कहाँ पे था पटना में? चंद्रगुप्त मौर्य का महल कहाँ पे था पटना पे? कुमरार कुमरार में। तो कुम्भरार में था। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गया के समीप जहानाबाद जिले, ठीक है, ध्यान में रखना, गया के समीप है, वहां से बराबर की पहाड़ी आपको मिलती है। तो बराबर की पहाड़ी बहुत लोग गया करते हैं, तो गया आपको नहीं करनी है। ठीक है, बराबर की पहाड़ी आपको कहाँ पे मिलेगी तो क्या बताएंगे? जहानाबाद। जहानाबाद जिला में मिलेगी। जहानाबाद। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बराबर की पहाड़ियों के प्रस्तर कला के नमूने प्रमुखता से देखे जाते हैं। प्रस्तर कला क्या होता है? तो मतलब वैसी कला जो कि मतलब पत्थरों पे की जाती थी, उसको प्रस्तर कला कहते हैं। ठीक है, तो प्रस्तर कला कह लीजिए या फिर गुफा कला कह लीजिए, दोनों है, क्योंकि गुफा के अंदर पत्थरों पे ये चित्रकारी की गई है। ठीक है ना। पटना के दक्षिण भाग की जगह पर कुम्हरार है में एक विशाल कक्ष के अवशेष मिले, जिससे 80 स्तंभ थे। कितने 80 स्तंभ थे? स्तंभ का मतलब क्या होता है? पिलर होता है। क्या होता है स्तंभ का मतलब? पिलर होता है, खंबा। खंबा कह लीजिए। ठीक है, हाँ, यह संभवतः किसी सभागार या फिर राजमहल का हिस्सा होगा। मुख्यतः क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का महल था, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। लोहानीपुर की बात करेंगे तो लोहानीपुर कहाँ पे मिलता है? तो लोहानीपुर आपको कहाँ पे? पटना में है। ठीक है, यहाँ से दो नग्न पुरुषों की मूर्तियां मिली है। नग्न पुरुष कौन हो सकते हैं? जैसा कि मैंने पहले भी अपना बताया था आपको, कौन हो सकते हैं नग्न पुरुष? नेक्टेड मैन जो थे, कौन हो सकते हैं? बिल्कुल जैन तीर्थंकर हो सकते थे, क्योंकि जैनों की एक शाखा जो थी, दो दो सेक्ट में जैनिज्म को डिवाइड किया गया था ना। दोनों सेक्ट का नाम बताइए, क्या नाम है दोनों सेक्ट? श्वेतांबर और दिगंबर और दिगंबर श्वेतांबर दिगंबर। श्वेतांबर। बिल्कुल, श्वेतांबर और दिगंबर। तो दिगंबर जो होते थे वस्त्र धारण नहीं करते थे ना, तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है ये तीर्थकर जो थे क्या रहे होंगे? जैन रहे होंगे। ठीक है, और ये जो इसका जो निर्माण जो हुआ था ना, इसका एक जैन शैली का कायोतसर्ग मुद्रा में, ठीक है, इसका निर्माण हुआ था। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में से, कायोतसर्ग मुद्रा किससे संबंधित है? ठीक है, मुद्रा का मतलब क्या बोलते हैं उसको यार? पोज कह लीजिए, पोज कह लीजिए। ठीक है, हाँ, तो ये आपको जैनिज्म से संबंधित है। ठीक है, रामपुरवा इंपॉर्टेंट प्लेस है, ध्यान रखिए, चंपारण में पड़ता है। प्राप्त प्रस्तर स्तंभ है नटुआ बैल। नटुआ बैल जिसको सांड कहते हैं, नटुआ मतलब हाइट छोटा होता है। ठीक है, ललित मुद्रा में खड़ा है। अशोक के एकात्मक स्तंभ बिहार के लौरिया नंदनगढ़ से भी आपको मिलता है। कहां पे पड़ता है लौरिया नंदनगढ़?
पश्चिमी चंपारण में है। लौरिया अरेराज कहाँ पे, ये सब जगह का नाम सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो लौरिया अरेराज कहाँ पे है, पूर्वी चंपारण में। रामपुरवा कहाँ पे है, रामपुरवा पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण, ठीक है। बसाड कहाँ पे है, कोल्हुआ में है, ठीक है। ये कोल्हुआ कहाँ पे पड़ता है, तो मुजफ्फरपुर में है कोल्हुआ, ठीक है। यहाँ से क्या मिले, तो अशोक से संबंधित एकात्मक स्तंभ आपको देखने को मिले। बेसिक प्रश्न ये पूछा जाता है, तो बताओ। हाँ, कोल्हुआ डालर मुजफ्फरपुर सर। पड़ता, किधर है कोल्हुआ से नहीं पता, ठीक है, लेकिन मुजफ्फरपुर में है कोल्हुआ। दो तीन जगह कोल्हुआ का नाम मैं सुनता हूँ, एक तो इधर बैरिया की तरफ भी कोल्हुआ पड़ता जी जी बैरिया। है। तो दो तीन चीजें प्रश्न पूछे। नटुआ वाले 60 की जो ललित मुद्रा में खड़ा जो प्रतिमा, वो कहाँ से मिलता है, तो ध्यान रखें, रामपुरवा। रामपुरवा कहाँ पे है, तो क्या बताएंगे, वेस्ट चंपारण है। कहाँ पे रामपुरवा, बिल्कुल ठीक है। लौरिया नंदनगढ़ कहाँ पे है, लौरिया नंदनगढ़, पश्चिमी ये चंपारण। तो ये भी आपको पश्चिमी चंपारण। लौरिया अरेराज किधर है, तो क्या बताएंगे, पूर्वी चंपारण। ये आपका पूर्वी चंपारण में। बसाड कहाँ पे है, तो क्या बताएंगे, कोल्हुआ मुजफ्फरपुर। मुझे चंपारण में, ठीक है। हम मौर्य कला के प्रसिद्ध नमूना की बात करेंगे, दीदारगंज की यक्षिनी की प्रतिमा है। और ये आपको कहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, तो वर्तमान बिहार दीदारगंज संग्रहालय में में। आप जाके इसको देख सकते हो, ठीक है, पटना में। अवशेष के रूप में बचे ये गोलाकार स्तंभ पत्थर की एक शिला को काट कर बनाया गया, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एकास्मक कला बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि एक ही पत्थर पे क्या किया गया है, उसको एडिट करके बनाया गया, ठीक है। तथा इनको चमकीला पॉलिश द्वारा चिकना और चमकीला बनाया गया है, ठीक है। ये सारे के सारे जो थे आपको किससे थे, तो मौर्य कला से थे, ठीक है। अब मौर्य कला पे अगर बात करेंगे तो विभिन्न धर्मों का छाप आपको देखने को मिलता है। जैसे मौर्यन के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैनिज्म आप देख लीजिए, ठीक है। बिंदुसार के समय में ज्यादा कुछ विकास नहीं हुआ था, हालांकि आप अशोक के समय में इन पे बौद्धिज्म का बहुत बड़ा प्रभाव आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इनके समय गुफा कला की बात करेंगे तो जहानाबाद में कौन सी गुफा थी, दो गुफा, एक बराबर की गुफा है, दूसरी कौन सी गुफा है, दूसरी कौन सी है बराबर के अलावा, नागार्जुनी गुफा है, ठीक है, नागार्जुन के ऊपर। नागार्जुनी, ठीक है, नागार्जुनी गुफा और बराबर की गुफा, दोनों के दोनों आपको जहानाबाद में मिलता है। दोनों में दूरी बहुत कम है, ठीक है। अब आते गुप्त काल, ठीक है। गुप्त काल की बात करेंगे तो आर्ट एंड कल्चर का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, ठीक है, स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त काल को। शुंग और कुषाण के काल में कला का विकास जारी रहा, मगर इस काल में नमूनों से मौर्यकालीन कलात्मक गुणवत्ता नहीं प्रकट होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे जैसे मौर्यन काल समाप्त होता है तो क्या था, शुंग आएगा, शुंग आएगा ना, मौर्य के बाद कौन आएगा, पुष्यमित्र शुंग आते हैं ना, फिर कुषाण। तो इसी तरह आप देखोगे इन सब में, हाँ बिल्कुल, इस सब में बहुत आर्ट एंड कल्चर का विकास आपको नहीं होने को देखता मिलता है। मुख्यतः आप देखोगे गुप्त काल में वास्तुकला का विकास जो था बड़े पैमाने पे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मंदिर वगैरह भी खूब बड़े पैमाने पे आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी प्रेरणा सारनाथ के क्षेत्र में विकसित मथुरा कला से प्रभावित शैली से प्राप्त हुई। साथ ही नालंदा से स्थापत्य में मूर्ति कला को अनेक स्वरूप अस्तित्व में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मौर्यन कला की बात करेंगे तो मौर्यन काल के बाद आप देखोगे तो शुंग और कुषाण के समय में बहुत ज्यादा कला का विकास तो नहीं हुआ, लेकिन विकास जारी था। लेकिन एक बड़े पैमाने पे जैसे मौर्यन के टाइम में देखने को मिला, वैसा फिर से आपको देखने को मिलेगा, खास करके किस, तो गुप्ता के टाइम में, गुप्त काल के समय में। लेकिन मुख्यतः गुप्त काल में जो विकास जो होता है ना, वास्तुकला का विकास होता है, मतलब भवन निर्माण कह लीजिए, इन सब चीजों का, मंदिर निर्माण कह लीजिए, इनका विकास बहुत ही बेहतरीन होता है। नालंदा में चूने में मिट्टी चलाया गया था गुप्त काल में। उसकी अभी यहाँ पे क्या प्रासंगिकता है, सोने के सिक्के चलाई गई थी, इसमें ठीक है। क्या कहते हैं कला से चलिए, नहीं हो सकता है। नहीं, सिक्का चलाना कला से लेना देना नहीं है, ठीक है, वो आर्थिक संदर्भ है। नालंदा में चूने में मिट्टी से बनी गुप्तोत्तरकालीन स्टको, जिसको गच्छकारी का भी एक विशाल मूर्ति करीब 75 फीट का कला संयोजन स्थापत्य कला का नमूना है, जो यहाँ के मंदिर संख्या 3 में देखने को मिलता है। कहाँ पे, नालंदा में, ठीक है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है, ये भी है भी नहीं भारत में। भागलपुर के सुल्तानगंज में आप जाओगे तो 7.5 फीट ऊंची प्रतिमा, बुद्ध की जो एक प्रतिमा है, जो कि ताम मूर्ति है, ठीक है, ये पूछा जाता है, ये तांबा की मूर्ति है, ताम की मूर्ति है, ये कहां से प्राप्त हुआ है, तो भागलपुर के सुल्तानगंज से। लंबाई कितनी है, तो 7.5 फीट है, ठीक है। गुप्तकालीन प्रारंभिक श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। इस मूर्ति पर पारदर्शी वस्त्र जो शरीर से चिपके हुए है, ये मूर्ति भारत में
नहीं है, ब्रिटिश जब से तो इसको चुरा कर ले गए। इसको देखना है तो आपको जाना पड़ेगा इंग्लैंड। इंग्लैंड के कहाँ पे देखना, बर्मिंघम में जाना पड़ेगा, ठीक है। इसको देखने के लिए मूर्ति को बर्मिंघम इंग्लैंड में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि उसी के संग्रहालय में इसको रखा गया। यह मूर्ति गुप्त कालीन धातु शिल्प का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धातु शिल्प का क्यों, क्योंकि क्या चीज का बना हुआ है, तो क्या बताएंगे, त्राम का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, त्राम का, ठीक है। कहाँ पे है, तो सुल्तानगंज भागलपुर में, ठीक है। हाइट कितनी थी इसकी, 7.5 फुट हाइट थी इसकी, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश इसको ले गए, ठीक है। सर करेंट में सुने कि लौटा दिया है क्या सर? लौटाने की बात चल रही है, अभी लौटाया नहीं है। बिहार में अनेक गुप्तकालीन मृण्मयी मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई, जिसका सौंदर्य क्या है, अप्रितम है। आप देखेंगे गुप्तकालीन मूर्ति कला के नमूने आपको रोहतास में मिल जाएगा, नालंदा में है, राजगीर में है, गया में है, वैशाली में है, सुल्तानगंज में है, पटना में है। इन स्थानों से प्राप्त होता है, ठीक है। गुप्त कला किस शैली से प्रभावित थी, तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो मथुरा शैली से प्रभावित थी, ठीक है। किस शैली से प्रभावित थी, तो मथुरा शैली से प्रभावित थी। अब मथुरा शैली का विकास किस शासन के दौरान हुआ था, तो क्या बताएंगे, किसके समय हुआ था मथुरा शैली का विकास, ठीक है, कुषाणों के समय में, ठीक है। ध्यान रखना है, कुषाणों के समय में, ठीक है। गंधार, मथुरा, सारा का सारा शैली जो था कुषाणों के समय ही में विकसित हुआ था, ठीक है। बौद्ध धर्म की तुलना में हिंदू धर्म का प्रभाव अधिक झलकता है, क्योंकि गुप्ता लोग किस धर्म का पालन करते थे, गुप्त लोग किस धर्म का पालन करते थे, हिंदू धर्म का, हिंदू धर्म का। हिंदू कोई धर्म नहीं यार, ठीक है। ध्यान में रखना, सनातन धर्म होता है, वैष्णव का फॉलो करते थे वो लोग, ठीक है। किस धर्म का फॉलो करते थे, वैष्णव धर्म को, ठीक है। इससे क्यों, कैसे पता चलता है वैष्णव धर्म के पता चलते हैं, क्योंकि आप देखोगे इनका जो राज चिन्ह जो था गरुड़ था, ठीक है। क्या था इनका, गुप्तों का राज चिन्ह क्या था, गरुड़ था। गरुड़ किसका वाहन है, तो भगवान विष्णु का वाहन है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो इनका राज चिन्ह भी गरुड़ था। तो ये वैष्णव धर्म को फॉलो करते थे, इसलिए इनका जो मूर्ति कला है उस पे किसका प्रभाव ज्यादा झलकता है, तो हिंदू धर्म का प्रभाव जो है अधिक झलकता है, ठीक है। आप देखेंगे इनके समय जो सबसे ज्यादा जो विकास जो हुआ, मंदिर का विकास हुआ, ठीक है। ध्यान रखो, किस चीज का विकास हुआ, तो मंदिर का विकास हुआ। इनके समय एक विशेष प्रकार का मंदिर का विकास, जिसको पंचायतन शैली कहते थे, ठीक है। क्या बोलते थे, पंचायतन। गुप्तकालीन मंदिरों में प्रमुख नालंदा का विशाल मंदिर, बोध गया का ईंटों से निर्मित महाबोधि मंदिर है। ध्यान रखें, इनके समय जो मंदिर जो बनाया जाता ना, वो ईंटों से निर्मित होती थी, इसीलिए मंदिर का जो बनाएगा वो बहुत ज्यादा मंदिर अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि ईंटों से बनाई जाती थी, इसलिए अब उनके केवल भग्नावशेष ही बचे हुए हैं। पूरी तरीके से क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। क्योंकि पत्थर से नहीं बनाया जाता था, ईंटे से बनाई जाती थी इनके समय, विशेष प्रकार का शैली था ये, ठीक है। तो गुप्तकालीन मंदिरों में प्रमुख जो है, नालंदा का विशाल मंदिर, ध्यान रखना विशाल नाम ही है। बोध गया के ईंटों से निर्मित महाबोधि मंदिर हो गया, तथा मंडलेश्वर का मंदिर, जिसे मुंडेश्वरी मंदिर भी कहा जाता है, जो कैमूर भभुआ जिले के पौरा नामक स्थान पर पहाड़ी पे स्थित है। आई थिंक ये मंदिर अभी भी है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कौन सी मंदिर है, मुंडेश्वरी, मुंडेश्वर मंदिर, ठीक है। कहाँ पे मिलेगा मुंडेश्वरी मंदिर, कहाँ पे मिलेगा, कैमूर में। कैमूर में, ठीक है, बिल्कुल। अब देखेंगे यहाँ पे मुगल स्थापत्य शैली से भी एक संदर्भ दे दिया है। तो मुगल स्थापत्य शैली के सबसे सर्वोत्कृष्ट उदाहरण की बात करेंगे तो 1617 में निर्मित शाह दौलत का, ठीक है, मनेर स्थित मकबरा है। मनेर कहाँ पे पड़ता है, पटना में ही पड़ता है। तो शाह दौलत का जो मनेर स्थित जो मकबरा है, मुगल स्थापत्य शैली का सर्वोत्तम उदाहरण। किसके शासनकाल में इसका निर्माण हुआ, यह भी आपसे पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है, जहांगीर के शासनकाल में बिहार का प्रांतपति जो था, जिसका नाम था इब्राहिम खां काकर, तो इब्राहिम खां काकर के द्वारा इस मकबरा का निर्माण किया गया। कौन सा मकबरा, तो क्या बताएंगे, शाह दौलत का मनेर स्थित का मकबरा की बात करेंगे तो इब्राहिम खां काकर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है, ठीक है। ध्यान में रखना, भूलना नहीं है। अब हम लोग आगे चलते हैं। मकबरे की मुख्य इमारत मुगलकालीन मकबरों की चार बाग शैली के क्या है, अनुरूप है, ठीक है। यूरोपीय निवासियों के भारत में आगमन से कौन सा शैली विकास किया है, तो यूरोपीय स्थापत्य शैली, ठीक है। यूरोपीय स्थापत्य शैली की बात करेंगे तो यूरोपियंस लोग जब यहाँ पे आए तो उन्होंने एक नए प्रकार का शैली का विकास किया, जिसको बोलते हैं यूरोपियन स्थापत्य शैली। इसका प्रभाव बिहार में आपको देखने को मिलता है, बहुत जगह है भवन जो है इस शैली से बनाए गए। अब कहाँ कहाँ से जरा देख लीजिए, पटना कलेक्टरी, हॉलैंड शैली, हॉलैंड का बोलते हैं डच कह लीजिए। जब डच लोग जो भारत में आए तो उन्होंने भी मतलब क्या किया,
तो इन्होंने क्या किया था, पटना कलेक्टरी में हॉलैंड शैली पटना कलेक्टरी की बात करेंगे, हॉलैंड शैली का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। पटना कॉलेज, ये भी हॉलैंड शैली है। पादरी की हवेली, गोथिक शैली, ध्यान में रखें, गोथिक शैली जहां पे भी होगा ना वहां पे चर्च जरूर होगा, क्योंकि ये शैली में क्या बनाई जाती थी, तो केवल चर्च बनाई जाती थी, ठीक है। ध्यान में रखना है, क्या बनाई जाती थी, तो केवल चर्च बनाई जाती थी इस शैली में, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। राजभवन की बात करेंगे, राज्यपाल जहां पे निवास करते किस शैली की बनी हुई है, यूरोपियन शैली की बनी हुई है। मुख्य सचिवालय की बात करेंगे, सेक्रेटरिएट किसकी बनी हुई थी, क्या बताएंगे, यूरोपियन शैली की बनी हुई है। उच्चतम न्यायालय की उच्च न्यायालय की बात करेंगे, हाई कोर्ट ऑफ पटना की बात किस शैली की बनी हुई है, यूरोपियन शैली की बनी हुई है। पटना संग्रहालय की बात करेंगे और सुल्तान पैलेस की बात करेंगे, तो ये दोनों का दोनों किस शैली की बनी हुई है, इंडो इस्लामिक शैली की बनी हुई है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में आए दिन पूछे जाते हैं, तो बताइए। बांकीपुर चर्च और पादरी की हवेली, पादरी की हवेली सबसे पुराना चर्च है बिहार का। बिहार का सबसे पुराना चर्च का नाम क्या है, पादरी पादरी की की हवेली, पादरी की हवेली, ठीक है। बांकीपुर चर्च किस शैली से बनी हुई है, तो क्या बताएंगे, गौथिक शैली, गौथिक बिल्कुल। शैली, राज्य भवन की बात करेंगे, मुख्य सचिवालय की बात करेंगे, उच्च न्यायालय की बात करेंगे, ये किस शैली की बनी हुई, तो क्या बताएंगे, यूरोपीय यूरोपीय शैली। शैली, यूरोपियन शैली। पटना कलेक्ट्री की बात करेंगे, पटना कॉलेज की बात की, ये किस शैली की बनी हुई, क्या बताएंगे, हॉलैंड ध्यान शैली, रखना, बिल्कुल हॉलैंड शैली, ठीक ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। हॉलैंड, हॉलैंड को डच कहते हैं, ध्यान में रखेंगे, यहाँ के लोगों को डच पीपुल कहा जाता है, महत्वपूर्ण है। चलिए बात करेंगे 7.5 फीट की जो बुद्ध की जो राम निर्मित प्रतिमा जो बिहार में किस स्थान से प्राप्त हुई, तो क्या बताएंगे, सुल्तानगंज से, बिल्कुल सुल्तानगंज से, ठीक है, ध्यान में रखें, कहाँ से प्राप्त हुई है, तो सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है, भूलना नहीं है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। आप देखेंगे पाल कला, ठीक है, मेंस के मद्देनजर बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप लोगों ने आई थिंक इस पे प्रश्न भी लिखा होगा, पीवाईक्यू में भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। पाल युग की बात करेंगे तो ये लगभग 800 से 1200 ईस्वी तक, ठीक है, मतलब पूरा एग्जैक्ट 800 नहीं है, एग्जैक्ट 1200 नहीं है, 9वीं शताब्दी से लेकर मुख्यतः, ठीक है, 1200 के आसपास तक। वैसे 10वीं शताब्दी तक तो काफी मतलब बढ़िया से चला, उसके बाद धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ चला जाता, लगभग 400 वर्षों तक ये रहा, ठीक है। तो पाल युग की बात करेंगे में काले विशाल पत्थर और कांसे की मूर्तियों के निर्माण की उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ, ठीक है। कांसे की मूर्ति बनाई जाती, तो वो भी कांसे की मूर्ति एक विशेष प्रकार से मानी जाती थी, इसको मतलब क्या होता था, सांचेदार जो होता है ना, सांचा जो होता है ना, उसमें इसको ढाल कर बनाते थे, ठीक है। सांचा समझते हैं ना, पहले से जो था ओवरऑल आकृति जो थी उसमें बस इसको रखा जाता था, इसका मूर्ति बनकर तैयार हो जाती थी। इसका प्रसार कहाँ पे हुआ, पाल कला का, बंगाल में देखा जा सकता था। मूर्तियों के शरीर पर अगले भाग पर विशेष नक्काशी भी की जाती थी। कांच प्रतिमाओं के निर्माण में इस शैली के विकास में निर्णायक योगदान किसने दिया था, क्या बताएंगे, इनका नाम मैंने बताया था, क्या नाम है इनका, धीमन नाम और कई बार विटपाल, पूछा गया, धीमन और विटपाल, क्या धीमन थे, और दोनों के विटपाल, दोनों पिता पुत्र थे, ठीक है। कहाँ के निवासी थे ये, नालंदा के नालंदा निवासी थे। के, और ये प्रश्न पूछा जाए किसके समकालीन थे, तो धर्मपाल और देवपाल के समकालीन थे, रख लीजिए। ये नहीं पूछेगा धीमन पिटपाल कौन थे और कहाँ के थे, पूछेगा धीमन बिटपाल जो थे पालकालीन मुख्य मूर्तिकार थे, वो किस पाल शासक के समकालीन थे, तो ध्यान में रखना क्या देगा, धर्मपाल और देवपाल, बिल्कुल ठीक है, धर्मपाल और देवपाल, ठीक है, ध्यान में इसको रखना, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो धर्मपाल और देवपाल का नाम आपको ध्यान में रखना है। कैसे बनती थी मूर्तियां, तो पाल काल कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ही ढाली जाती थी। सांचा समझते हो, फरमा समझते हैं ना, फरमा, यस सर। फरमा समझते हो ना, मूर्ति मूर्ति का भी देखना बनाने, स्पेशली जो लक्ष्मी पूजा में लक्ष्मी गणेश जी का प्रतिमा जो बनती है, तो हाथ से नहीं बनता है, क्या होता है, एक फरमा रहता है, उसमें मिट्टी डाल देते हैं, मतलब मिट्टी तो नहीं डालते यार, पेरिस ऑफ क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस डालते हैं, सीमेंट कह लीजिए, व्हाइट सीमेंट, उसको डालते हैं, फिर उसको सूखने के लिए डाल देते हैं, फिर फरमा से मूर्ति निकालते हैं, तो पूरा अपने आप शेप दिया रहता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो उस प्रकार से बनती थी, ठीक है। और इसके जो प्रमुख मूर्तिकार कौन थे, धीमन और विटपाल, विठल नहीं है, धीमन और विठपाल, ठीक है। धीमन पिता थे, विठपाल जो था पुत्र था। कहाँ का निवासी था, तो क्या बताएंगे, नालंदा के निवासी था, ठीक है। किस पालकालीन शासक के समकालीन था, तो क्या बताएंगे, धर्मपाल और देवपाल के ठीक है, तो बिल्कुल धर्मपाल और देवपाल,
ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं तो देखते हैं, ठीक है। नालंदा से प्राप्त नमूने मुख्यतः देवपाल के समय के हैं, जबकि कुकरीहार से प्राप्त नमूना की बात करेंगे मूर्तियां परवर्ती काल की है, ठीक है। पाल युगीन मूर्तियां कहां से मिली थी? जो मुंगेर जिले के पहाड़ी से प्राप्त हुई। कलात्मक सुंदरता का उत्कृष्ट नमूना, जो कि किस प्रकार के पत्थर पर निर्मित है? तो काले काले बेसाल पत्थर से निर्मित है। इनमें बौद्ध मूर्तियां की प्रधानता है। मुख्यतः ध्यान में रखेंगे, मुख्यतः जो पालकालीन जो थी, तो पालकालीन कला के ऊपर जब भी आप चर्चा करोगे तो वहां पे बौद्ध का असर बहुत बड़े पैमाने पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल बौद्धिज्म का ही असर था, वहां पे आप देखोगे तो हिंदू कह लीजिए फिर सनातन कह लीजिए, उस धर्म की मूर्तियां भी आपको देखने को मिली, क्योंकि बहुत जगह पे विष्णु की मूर्तियां भी मिली है, शिव पार्वती जी की मूर्तियां मिली है। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखोगे, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में। तो जैसे स्टेटमेंट टाइप जो क्वेश्चन देगा ना, तो वहां पे पूछ देगा पालकालीन जो मूर्ति कला जो थी मुख्यतः, ठीक है, बौद्ध धर्म से प्रभावित है। यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब, ठीक है, हिंदू धर्म से संबंधित किसी भी प्रकार की मूर्तियां नहीं मिली है, तो ऐसा गलत हो जाए, क्योंकि विष्णु की मूर्ति, शिव पार्वती जी की मूर्ति जो है कई जगहों पर मिली है। तो विष्णु की मूर्तियां, ऐसी मूर्तियां मुख्यतः दीवारों पर सजावट के लिए निर्मित की जाती थी। कलात्मक सुंदरता के उत्कृष्ट उदाहरण एक तख्ती है, जिस पर एक स्त्री को बैठी हुई मुद्रा में दिखाया गया। उसके दाहिने पैर बाएं पैर पे रखा गया और शरीर झुका हुआ है। एक हाथ में आईना लिए हुए अपने रूप को निहार रही, जो दूसरे हाथ में उंगलियों से अपनी मांग में सिंदूर भर रही, ठीक है। ये मूर्तियां जो है पालकालीन है। अगर इस प्रकार के अगर आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है, सेम टू सेम पूछेगा बताओ मूर्ति के बारे में पूछ रहा। हालांकि यूपीएससी में इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं, एक ओवरऑल आपको ओवरव्यू दे देंगे, बताओ पूछेगा बताओ ये कहाँ से मतलब ये चीजें मिली है, तो पालकालीन है। क्या है इसमें? तो एक मतलब एक मूर्ति मिला है, एक तख्ती समझते हैं ना, तख्ती बैठने वाला होता है, ठीक है। तो एक बहुत सुंदर उदाहरण, एक तख्ती पे बैठी हुई एक स्त्री है, जो एक हाथ में अपना मिरर ली हुई है, ठीक है। दाहिना पैर जो है बाएं पैर पे रखा हुआ है, ठीक है, और एक हाथ में मिरर ली हुई है और आईना को निहार रही है, देख रही है अपने आप को। और एक हाथ की दूसरी बात करेंगे, और वो हाथ की उंगलियों से मतलब क्या करें, मांग में सिंदूर भर रही है, ठीक है। तो बहुत इस काल में कुछ उत्कृष्ट मृदभान भागलपुर के पास आंतीचक में विक्रमशिला महाविहार से प्राप्त होते हैं। मतलब विक्रमशिला महाविहार अवशेष से प्राप्त होता है। ये विक्रमशिला महाविहार था, ठीक है, कहाँ पे था ये? भागलपुर। भागलपुर में था, ठीक है। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया, फिर क्या बताएंगे? धर्मपाल के द्वारा, ठीक है, धर्मपाल का ध्यान रखना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे भी प्रश्न कई बार आते रहते हैं। ये आपका पालकालीन था। अब पाल कला का इफेक्ट जो था बुद्धिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा था, प्रभाव जो था बहुत ज्यादा था, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। ये सब अभी जो हम लोगों ने पढ़ा ये प्राचीन काल में था, ठीक है। अब जो है कला के रूप की बात करेंगे तो हम लोग मध्यकालीन कला को पढ़ेंगे, जो कि कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।